बोलोगे सर 3 महीने फ्री नहीं, 6 महीने फ्री नहीं, 1 साल चंद्रमा पे गए हुए हैं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं। जनजी होंगे आप सब लोग, पाउट बोलते हैं ना, मैं उसको देसी भाषा में सूर जैसा मुँह बोलता हूँ। मैंने कहा 3.5 अरब 350 करोड़ में कोई तो होगी तुम्हारे लिए, ऐसा क्या है? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कि तेरा भाई भी झुकेगा, भाभी झुकेगी, और उधर जीजू झुकेंगे, दीदी नहीं झुकेंगे। तब मैंने सोचा कि लेटिंग गो, मैंने टीम से पूछा क्या होता है लेटिंग गो, तो हमारी टीम में कुछ यंग लोग हैं, उन्होंने बताया कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग नहीं समझेंगे, हमारी पीढ़ी के लोग समझते हैं चीज़ को। लेट गो का मतलब होता है कि छोड़ो, जाने दो। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो हमारी पीढ़ी में भी होता था, हम इसके लिए शब्द कुछ और, पर मेरा ख्याल है कि आपको मजा आएगा क्योंकि आपकी उम्र से जुड़ी बातें हैं, आपको अच्छा लगेगा। ये माइक थोड़ा अगर ठीक हो सके, आवाज गूंज रही है तो देख लीजिए। मैं सबसे पहले 2 शब्दों में अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं। एक शब्द है गिव अप करना, एक है लेट गो करना। कभी कभी लगता है कि दोनों बातें एक जैसी हैं, पर दोनों बातें एक जैसी हैं नहीं। गिव अप करने का मतलब होता है हार मान लेना। मसलन आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं इसी एग्जांपल से बात करता हूं। पलक ने कोशिश की कि मैं यहां पर आ जाऊं, कोशिश की, और मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं, लेकिन हाँ व्यस्तताएं रहती हैं। अवॉइड करता हूं कि कहीं जाऊं, क्योंकि पता नहीं पिछले 3 साल में ऐसा क्या हुआ, इन्विटेशन इतने मुझे आने लग गए हैं। मैं 25 साल से पढ़ा रहा था, कोई पूछता भी नहीं था मुझे। ये कोविड में यूट्यूब में पता नहीं क्या हुआ है, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्विटेशन आते हैं। कुछ तो ऐसी जगह से आते जिससे कोई दूर दूर तक मेरा संबंध ही नहीं। कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का इन हाउस प्रोग्राम है, कह रहे वहाँ के मोटिवेट कर। मैंने कहा मैं कैसे मोटिवेट कर दूँ मैं तो फिर अब हमने पॉलिसी बनाई है कि जितना कम हो सके उतना कम जाएं। रामा जी का आदेश तो मेरे सर माथे पर, मेरी सीनियर है, मैं उनको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ। अच्छा, मना करना खराब लगता है, तो हम क्या करते हैं कि धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जैसे इनके लिए हमने सिंपल पॉलिसी है कि जब कोई बच्चा कहे आने के लिए, उसको बोलो कि सर 3 महीने फ्री नहीं, 6 महीने फ्री नहीं, 1 साल चंद्रमा पे गए हुए हैं, कुछ ऐसा वैसा बोल के टालो, किसी का दिल भी ना दुखे और मैं भी अपना समय बचा लूँ। तो हमने इनको बहुत परेशान किया, 3 बार 4, मतलब किया तो मेरी टीम के मेंबर ने, पर मेरे निर्देश पे किया, तो आप उनको मत कुछ कहिएगा, मैंने कहा। तो 3 बार 4 बार 5 बार टाला, नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे, अच्छा देखते हैं, नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके। अब इनके सामने 2 ऑप्शंस थे। एक दूसरा स्टांस भी होता है, दूसरा स्टैंड भी होता है कि कोई चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रही। मसलन ये मुझे बुलाना चाहिए, मैं नहीं आ रहा, मैं बिना वक्त के भाव खा रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। और एक समय के बाद ये इस मूड में आ जाती कि भड़ में जाओ, नहीं यार तो भड़ में जाओ, तुम जैसे बहुत देखे हैं, एक ढूंढने के 100 मिल जाएंगे तुम्हारे जैसे, क्या समझते हो अपने आप को? पर फिर मैं कहता मैं आना चाहता हूँ, कहते नहीं, हम नहीं बुलाएंगे आपको। ये होता है लेट गो करना। क्यों किसी की तरह भाव देना है भाई? अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भड़ में जाए। क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी है, क्यों परेशान होना है? गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेल से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है, किसी चीज के लिए कोशिश करते करते हार मान देना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। ये सारी कहानियां सच्ची हैं, 1% सच्ची हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिनकी कहानी है उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है। पर हाँ, सच्ची कहानियां हैं। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने, ईश्वर करे हम कभी ना बने, लेकिन कहानियां सच्ची हैं। जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वही कॉलेज है,
वही एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज कॉलेज होता है, छड्डो, यही छड्डो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, स्टेशन से निकले वही कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से कॉलेज से निकल जाएंगे, क्या रहता है कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे, डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव थे। डीयू में तो यहाँ भी एक्टिव रहे। डीयू में मैंने करीब 5 साल डिबेटिंग की और मेरा ख्याल है कि लगभग मतलब 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी डीयू में, कुछ हरी भी होंगी, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी रही थी कॉलेज के दिनों में। घर से पैसे मैं लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, लेना क्या था, मतलब ऐसी स्थिति भी नहीं थी उस समय मेरे घर में कि मिल सके। तो डिबेटिंग मेरा रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट था, मेरा उससे काम चल जाता था आराम से, उसका भी चल जाता था। वो हंसराज से था, मैं ज़ाकिर हुसैन से था, हम खूब डिबेट्स में मिलते थे। अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीतते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी क्योंकि रूममेट थे, एक साथी रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहा हूँगा या 12 रहा हूँगा, 22 या 21 तो नहीं रहा हूँगा, मुझसे बेहतर था योग्यताओं में, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने। उसने तय किया कि वो कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा, तो वो चला गया दिल्ली से, मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं एमए के बाद तैयारी करने लगा यूपीएससी की, तब तक मैं यूजीसी जेआरएफ कर चुका था। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात करने गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारी ही एक मित्र के साथ चल रहा था, हम सब दोस्त थे, तो उनमें से 2 लोगों का आपस में एक अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो दिल्ली से दूर चले हैं, और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो जिंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में जिंदगी से हार गया है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई, उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया है ताकि किसी और बच्चे को ऐसा ना करना पड़े। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा था, और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा फेज आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है, हंसराज कॉलेज से ही जुड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से बात शुरू करूँ। नाम जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं बताऊँगा, तो नाम बताने का मतलब भी नहीं। और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों के जन्म से पहले की बात, आपको सब 21वीं सदी वाले बच्चे होंगे ना, जेन ज़ी होंगे आप सब लोग, तो बहुत पुरानी बात है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। दूसरी कहानी ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया 97 में, मतलब 96 अटेम्प्ट में पहली बार मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं एक्सटेंशन लेके तैयारी कर रहा था, और डीयू में मैं पढ़ा भी रहा था उस समय। तब मैं शायद डीएवी कॉलेज में था या अग्रसेन को, मैं 2 जगह पढ़ाया डीयू में, तो उनमें से किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय में। तो उस समय एक लाइब्रेरी है कैंपस में ही, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, आप जानते होंगे, CRL बोलते हैं, जो विवेकानंद जी की स्टैच्यू से सामने ही वो लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में नीचे सब बैठ के पढ़ते हैं, और टॉप फ्लोर पे रिसर्च फ्लोर है जहाँ MPhil PhD वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं उस समय शायद PhD कर रहा था या MPhil खत्म हुई थी, वहीं बैठता था, पढ़ता था रोज। कई दोस्त पढ़ते थे हम लोग वहाँ। हम सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलते ही वहाँ घुसते थे, रात को 1 बजे निकलते थे लाइब्रेरी बंद होने के समय। में 1 घंटा गप मारने वाला था, उससे ज़्यादा था नहीं रिश्ता उनके साथ। फिर सुनता रहता था कि मैं सब बढ़िया चल रहा है,
पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज की उन लोगों ने, खूब हंगामा हुआ, दोनों घर में तलवारें खींच गई, किसी तरह से तलवारें संभाली गई, मैनेज हुआ, दोनों साथ रहने लगे। और फिर 3-4 साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी कि उस बच्ची ने फंदा लगा के जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बात भी दिल्ली विश्वविद्यालय की ही है। उस दौर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं। मेरे ख्याल से दोनों कहानियाँ आपकी प्रिंसिपल मैडम जानती होंगी, नहीं ध्यान कर पाएंगे तो मैं उनको जैसे नाम बोलूँगा अकेले में तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बाद में अनुमान जो हुआ वो ये, इंटरकास्ट मैरिज, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आपस का दबाव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अंत में उस दबाव को न झेल पाना और जीवन समाप्त कर देना, ये हुआ। ये 2 घटनाएं हैं। एक तीसरी घटना ये है कि दिल्ली में आज से 25 साल पहले घटना घटी है। आप लोग तो बस पैदा हुए होंगे, घुटनों में चल रहे होंगे, या उससे 5-7 साल पहले की बात रही होगी। ये घटना दिल्ली के सब सीनियर लोग जानते हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल है वो सब जानते हैं इस घटना को। मोबाइल फोन में वीडियो नया नया आया था उस समय। अब तो आपके हर फोन में वीडियो है, अब तो सामने भी है, ताकि आप वैसा वाला मुंह बना के सेल्फी खिंचवा सके। पाउट बोलते हैं ना, मैं उसको देसी भाषा में सूअर जैसा मुंह बोलता हूँ, और वैसा ही बनता भी है, क्यूट क्यूट सा सूअर जैसा मुंह बना के लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, उसको बोलते हैं पाउट। तब तो कैमरा फोन में पहली बार आया था, तब लोग अभ्यस्त नहीं थे। अब जैसे आप लोग कितने अभ्यस्त होंगे, हम भी होने लग गए। अब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने फ़ोन में कुछ ना कुछ ऑन कर रखा होगा, या तो आवाज़ रिकॉर्ड करेगा या वीडियो बनाएगा। तुम कितने केयरफुल से बोलते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं। और सर्वेलेंस सोसाइटी की सबसे बुरी बात यह है कि हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हम सहज हो ही नहीं पाते। सहज रूप से 2 लोग बात कर लें, हो ही नहीं पाता। तो मैं तो अपने ऑफिस में कई बार ऐसा करता हूँ, जब हम 3-4 लोग बैठते हैं इनफॉर्मल बातचीत के लिए, हम सब अपना अपना फ़ोन कमरे के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, फिर 2 घंटे बात करते हैं, इस भय से मुक्त होके कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये हालत है आज की। उस ज़माने में तो फ़ोन थे। मोबाइल फ़ोन आया था भारत में लगभग 1995 के आसपास पहली बार। बड़ा महंगा था, 16 रुपये प्रति मिनट इनकमिंग, 16 रुपये प्रति मिनट आउटगोइंग, ये रेट से उस समय। और फ़ोन वो थे जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, वैसे वाले फ़ोन थे, बटन वाले फ़ोन थे, नोकिया एक कंपनी थी, उसके फ़ोन हुआ करते थे। उसके 4-5 साल के बाद क्या हुआ, पहली बार किसी कंपनी ने फ़ोन में कैमरा लगा दिया। ये बात उस समय के लोग नहीं समझते थे। जब भी नई तकनीक आती है तो उसको समझने में टाइम लगता है। जो पहले समझते हैं फ़ायदा उठा लेते हैं, जो थोड़ा लेट समझते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में 11वीं-12वीं क्लास के 2 बच्चों में आपस में कोई रिलेशनशिप रही होगी। वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, बहुत निजी किस्म की थी, जिसको पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जैसा मामला था। उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित कर, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज़्यादा है, उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया। ऐसे मामलों में दुर्भाग्य है, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के पवित्र थोड़ा ना हो जाएंगे। लड़का है, इतिहास कलंकित तो है, उसका वीडियो बना लिया और दुष्टता का चरम स्तर निभाते हुए वो वीडियो अपने एक दोस्त को शेयर कर दिया। ये कहे कि किसी और को दिखाना मत, जैसा कि होता है अफवाहों की दुनिया में। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना। और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। वो वीडियो फैल गया। नए नए फ़ोन आए थे, पर वो फ़ोन कम लोगों के पास थे, कैमरे वाले फ़ोन। तो फ़ोन से कितना फैलता, ज़्यादा नहीं फैला। लेकिन उस समय दिल्ली की कुख्यात मार्केट हुआ करती थी, पालिका बाजार, अभी भी है,
पर तब वो कुछ और कामों के लिए कुख्यात हुआ करते थी। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीज़ें और मिलती थी वहाँ। जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वहाँ मिलती थी, ग्रे मार्केट में, चोरी छिपे। इस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके लोगों ने वहाँ से खरीदा, लाखों करोड़ों की संख्या में। नए नए टेलीविज़न चैनल प्राइवेट आए थे, और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है, और जान ले भी सकता है किसी की। 24 घंटे इस खबर पे, इस चीज़ पर खबरें चल रही थी सारे चैनल्स में, कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा किया, ये वो लड़की है, ये वो स्कूल है, इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। वो जो बच्ची थी जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, सिवाय इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्र में बच्चे कर बैठते हैं। इसके लिए बहुत चिल्लपौनी मचानी चाहिए। अब बच्चों को आप हर बात पे अपराधी नहीं मान सकते। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया, जो भरोसे के लायक था नहीं। वो नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने उस संबंध की गरिमा को समझा नहीं। उस बच्ची के घर के बाहर 24 घंटे न्यूज चैनल से कैमरे खड़े रहे। घर से कोई भी निकले 50 कैमरे पीछे, आप बताइए आपकी बेटी कैसी है, आप बताइए आपकी बहन कैसी है। अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को इस देश से बाहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद की जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये तीसरा इंसिडेंस है। ये सारी खबरें सच्ची बता रहा हूं मैं, इनमें से एक भी झूठ नहीं। झूठी कहानियों से मोटिवेशन दिया जा सकता है, मैं जानता हूं, पर जब सच्ची कहानियां हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? सारी सच्ची कहानियां बता रहा हूं मैं आपको। एक चौथी कहानी जो आप में से कई लोगों की होगी। मेरा एक स्टूडेंट है, सिविल सर्वेंट है, सीनियर लेवल पे है, करीब 40 साल का है। उसने आज तक शादी नहीं की। क्या उसकी शादी करने की इच्छा नहीं थी? पूरी इच्छा थी। फिर क्यों शादी नहीं की? भाई कुछ लोग तो होते हैं कि शादी करनी ही नहीं, कोई मिशन है, योगी जी हैं, मोदी जी है, ठीक है, उनका तो मिशन है, ममता जी है, उनका मिशन है। पर जिसका जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है और जिसको प्रेम करने का मन भी करता हो, वो तो शादी करता है आमतौर पे। उसने शादी क्यों नहीं की जानते हैं? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यार्थी भी था, एक दिन मेरे पास आके बोला कि सर एक बात करना चाहता हूँ। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ऐसी बातें खूब करते हैं पर्सनली आके, अब तो मैं टाइम कम दे पाता हूँ, पहले तो ये सब होता रहता था क्लास के अलावा। एकदम रोता हुआ आया, आंखों में आंसू भरे हुए बहुत सारे। अरे क्या हो गया भाई? तो फिर उसने किसी का नाम बताया कि सर वो ही मेरी स्टूडेंट थी, कि सर उसके साथ रिलेशनशिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे। अच्छा, धोखा देने वाली कहानियां मुझे बहुत अपील नहीं करती। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों की गलतियां होती हैं। आप केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोच सोच के धोखा करते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता भाई। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होगी ना। आप थोड़ा उसकी कहानी तो सुनिए। और मैं जब दोनों का, कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, तू नहीं कोई और सही, ऐसा क्या है? बहुत इतनी बड़ी दुनिया है, 8 अरब की आबादी अब है, उस समय भी 6-7 अरब तो थी। मैंने कहा 3.5 अरब 350 करोड़ में कोई तो होगी तुम्हारे लिए, ऐसा क्या है, कोई और देखेंगे। पर वो थोड़ा ज़्यादा सेंटिमेंटल था उस समय। धीरे धीरे पता नहीं उसके मन में क्या बैठ गया, उसके मन में ये बैठा कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, ऐसे बहुत मूर्ख हैं। दर्शन की दुनिया में इसे अवैध सामान्यीकरण कहते हैं, इलिसिट जनरलाइजेशन। इसका मतलब बहुत छोटे सैंपल के बेस पे ये समझ लेना कि ये थियरी पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है। एक लड़की ने धोखा दिया, मान लीजिए धोखा दिया, धोखा इसने दिया कि उसने दिया कि किसी ने दिया, जो भी कहानी हो, एक सैंपल से ये मान लेना कि सब ऐसे होते हैं। और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए। डेटिंग तो क्या करेगा 40 की उम्र में, लेकिन हाँ बातचीत करके देखा कि शायद रुचियां मिल जाए, स्वभाव मिल जाए, तो शादी के बारे में सोचें।
हर बार 3-4-5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है। अब तो मैंने पूछना बंद कर दिया है। जब तक मैं पूछता था, बोलता था कि सर 3-4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। मैंने कहा भूल जाओ भाई, उससे भूल जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बच्चे घूम रहे हैं आजकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर लो। वो भाई साहब आज तक अकेले हैं और अब तो बाजार में मूल्य भी कम हो गया उनका, अब विकल्प भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब जो विकल्प मिल रहे हैं वहाँ उसकी रुचि और कम हो गई है, तो पूरी संभावना है कि वो जीवन अकेले ही गुजरेगा उसका। एक अंतिम एग्जाम्पल देके फिर मैं निष्कर्ष। देश के सबसे अच्छे संस्थाओं से पढ़े हुए लोग, प्रॉपर आईएएस, प्रॉपर आईपीएस में नौकरी करने वाले लोग, और इन तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया नौकरी में रहते हुए। क्यों? क्योंकि नौकरी और घरेलू जो दुविधाएं थी उनको झेल नहीं पा रहे थे, ना झेल पा रहे थे, ना भूल पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पाए तो गिव अप कर दिया। और इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि जितनी चीजें हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, वो सब ठीक है, उनका भी महत्व है। शायद उससे ज्यादा महत्व इस चीज का है कि ये समझे कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं, हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पर नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन जिंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था। एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि ये रिश्ता बन गया था, पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने जिंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभावना जीवन में है भाई, क्यों इतना हावी रखना उसी से दिमाग के ऊपर। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है। अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर ने लिखा। प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा। तारुफ समझते हैं, तारुफ मतलब परिचय। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो ही जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको लोग बुढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षणों में से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं, ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा।
और जो एक आध बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3 साल ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत जरूरी है, जिंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पर फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आदमी पिघल जाता है, उसको लगता है भाग में जाए यार, बात ही नहीं हो पा रही, तुम ईगो कर रहे हो। फिर वो फोन मिलाता है, ये भी फोन की इंतजार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा। हीरो बेशक बनने पर बेचैन तो है। खटाक से फोन उठता है, अब दोनों कान में फोन लगा के रखिए, कोई नहीं बोल रहा, चुप। क्या बातचीत चल रही है सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। वहां से आवाज आती है कोई वो भी आता है, लेकिन अभी क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं तो मैं आपके साथ वैसी बात ही कर रहा हूं। अब ये सब चल रहा है। अब इसमें अगर कोई एक व्यक्ति झुक गया, बात आगे हो गई तो हो गई, वरना कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इसी बिंदु पे खत्म हो जाते हैं कि तेरा भाई नहीं झुकेगा, भाभी झुकेगी, और उधर जीजू झुकेंगे, दीदी नहीं झुकेंगे, जीजू झुकेंगे, दीदी क्यों झुकेगी, और ना जीजू झुक रहे ना भाभी झुक रही। और उस चक्कर में जो अभी बेचारा रिश्ता बना भी नहीं था, वही वो जमींदोज हो गया, वही वो खत्म हो गया। तो ठीक है, हो गया तो हो गया, भाड़ में ऐसा क्या है, डर किस बात का है इसमें। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा, मेरी उम्र में क्या होता है, जैसे मुझे कोई फोन करे कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं, तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे। नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज हूं, मेरा दिल टूट गया है। मैं कहता हूं देखो मुझे नींद आ रही है अभी, लेट मी स्लीप, वी विल टॉक टुमारो। You just do one thing, write down all the points and we will discuss in the morning. When I come to office, you come to my cabin and we will discuss. Don't worry, I'll find out the solution for you. कह रहे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ना सो पा रहा हूँ ना मैं जाग पा रहा हूँ। तो मैंने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम। मैं तो सो भी रहा हूँ जाके, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो मैं तो ऐसा हो चुका हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे टाइम पे नींद आ जाती है, कुछ भी हो जाए। मतलब एक अब जैसे मेरी माता जी की मृत्यु हुई तो मुझे नींद नहीं आई कुछ दिनों तक, ठीक बात है, नहीं आनी चाहिए उस समय, तब भी आ गई तो फिर इंसान और पत्थर में क्या अंतर बचा, सीधी सी बात है। बट कीपिंग असाइड दोज रेयर इंस्टांसेस, कोई कुछ भी कर ले हमें तो बढ़िया नींद आती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने ये सीखा अपने पिताजी से, और सीख सकते हैं इसको, ये केवल तुक्के की बात नहीं है, सीख सकते हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं, पिताजी और माँ, वो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, किसी शादीशुदा जोड़े से अकेले में बात करके देखिए, जब वो कंफर्टेबल हो आपके साथ, आप उनको बोलिए कि मुझ में और मेरी पत्नी में या मुझ में और मेरे पति में ज़्यादा चीज़ें मैच नहीं होती हैं। सीरियस होकर बोलना, मजाक के मूड में नहीं, सीरियस मुंह बना के बोलिए, थोड़ा भरोसे में लेके। दुनिया का हर जोड़ा आपसे बोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है, हम में तो कुछ मैच नहीं होता, एक भी मैच। सारे जोड़े ऐसे ही चल रहे हैं, सबको लगता है कि उसका घर बढ़िया चल रहा है, मेरा ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसका घर आपने फेसबुक पे देखा है, अच्छी अच्छी फोटो देखी है, तो 2 मिनट छोड़ के बाकी देख रहे हैं, तो दूसरे का घर हमेशा अच्छा लगता है कि यार लाइफ हो तो उनके जैसी हो। तो हमारे माता पिता भी स्वभाव उनका भी थोड़ा अलग रहा, सबका है, हमारा भी है। तो मेरे पिताजी हैं मस्त मौला आदमी, जैसे कबीरदास एकदम फक्कड़ मस्त मौला आदमी, भाड़ में जाए दुनिया उस मूड में रहते हैं, नुकसान हो जाए भाड़ में जाए। गीता का सार उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है। उनका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हमारा क्या था, जो लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यही दिया, साथ लेके क्या जाना है, बात खत्म, कोई टेंशन ही नहीं उनको। और बाकी सब लोग टेंशन में कि अब क्या करें, ये हो गया वो हो गया, कैसे मैनेज करें। मेरी माँ को तनाव हो जाता था, और जब पिताजी ऐसे हो तो माँ को तनाव हो गया, सीधी सी बात है।
अगर माँ वैसी होती तो तनाव में रहते, तो सामान्य बात है। जब घर में एक व्यक्ति मस्त मौला हो तो बाकी लोग तनाव तो फिर बांटेंगे ना आपस में। तो बड़ा तनाव में रहती थी। उनको घर की चिंता, बच्चों की चिंता बहुत सताती थी। पिताजी भी चिंतित थे बच्चों को लेकर, जैसे कोई पिता होता है, पर उनकी नेचर थी कि ठीक है देख लेंगे जो होगा, अरे देख लेंगे, अरे भाड़ में जाओ, उस मूड में रहते हैं, आज भी रहते हैं। मेरी माँ 73 की उम्र से कुछ महीने पहले चल बसी, उनका जीवन समाप्त हुआ। मतलब मुझे नहीं पता कि जीवन क्यों समाप्त होता है, क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर व्यक्ति की सांस का इतिहास है, सांसें लिखी हुई है ईश्वर ने, उतनी सांसें मिलेगी। मुझे बहुत भरोसा इस बात में है नहीं, क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करेगा कि जापान में सांसें ज्यादा लिखेगा और अफ्रीका में कम लिखेगा? भगवान ऐसा क्यों करेगा? और अगर सांसें पहले से लिखी हुई है तो हमारी जीवन प्रत्याशा क्यों बढ़ती जा रही है? अगर सांसें पहले से फिक्स हैं तो आजादी के समय से लेकर आज के 70 साल में जीवन प्रत्याशा लगभग 2.5-3 गुना बढ़ गई। और हम ये भी कहते हैं कि लोग खराब हैं। अगर लोग बुरे हैं तो जीवन छोटा होना चाहिए, कर्मों के हिसाब से जा रहा है। तो मुझे उन मान्यताओं में बहुत भरोसा है नहीं कि सांसें लिखी हुई हैं। अगर सांसें लिखी होती तो मनुष्य की औसत आयु 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, 25-30 मैक्सिमम। और हम 70-80 साल धूमधाम से जी रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये भगवान से ज़्यादा इंसान ने लिखा है, मेडिकल साइंस ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने लिखा है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ नहीं, और मैं इसको छिपाता भी नहीं हूँ। मैं बहुत छिप के बहुत जी लिया। अब मैंने ठान लिया कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी विचारधारा से मतलब है। मैं विचार वाला आदमी हूँ, धारा वाला नहीं हूँ। जिसको धारा में बहना है बहे, हम तो अकेले चलेंगे, विचार के साथ चलेंगे। जो ठीक लगता है वो बोलेंगे और वैसे ही रहेंगे। हाँ, गलत बोलने से बचता हूँ, किसी के बारे में गलत बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सही लगता है वो तो बोलूँगा ना मैं। मेरे पिताजी 81 साल के हैं, अभी 81 साल के हुए कुछ दिन पहले, और एकदम मस्त मौला आदमी है, मुझसे ज़्यादा युवा है। मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, वो 81 साल के युवा हैं। उनके चेहरे की चमक, मतलब कई ट्यूबलाइट फेल है उनके सामने, ऐसी चमक चेहरे पर रहती है। क्यों रहती है? उसकी एक वजह है कि वो रोज़ सुबह 2-3 घंटे प्राणायाम, योग, ध्यान, बहुत कुछ करते हैं। उनका भोजन इतना संतुलित है, सप्ताह में कम से कम एक बार, कभी कभी महीने में 4 से ज़्यादा 6-7 बार उपवास करते हैं पूरा। वो सब चीज़ें उनके अभ्यास में है, जो मेरे अभ्यास में उतनी नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ, पर अभी उतना सफल नहीं हो पा रहा हूँ। पर मेरी राय में उनके इस सुंदर जीवन का सबसे बड़ा राज ये क्षमता है कि वो हर चीज़ को लेट गो कर देते हैं। तनाव उनके पास आता है तो फिसल के निकल जाता साइड से, लेते ही नहीं तनाव किसी बात का। कुछ भी हो जाता है, तनाव ही नहीं रहते। और मुझे लगता है कि काश ये चीज़ मेरी माँ के स्वभाव में होती, कम से कम 10 साल उनका जीवन और ज़्यादा होता। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत विश्वास से बता रहा हूँ। मैं न सोने जागने में नियमित व्यक्ति हूँ, ना मैं बहुत कसरत करता हूँ। ठीक हूँ, मतलब बुरा भी नहीं, ठीक हूँ। मेरी उम्र के अधिकांश लोग बीपी, शुगर, बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं फिलहाल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोड लेता नहीं किसी बात का, दबाव लेता नहीं, तनाव लेता नहीं। भाई अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। जब मैं सफल, जैसे मैं 3 साल में पिछले काफ़ी सफल हो गया, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं तो कैसे हो गया हूँ सफल। मैं अपने बारे में जानता हूँ, मुझे मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ऊपर। विफलता मुझे क्या प्रभावित करेगी? बहुत फर्क नहीं पड़ता। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि यदि ये टेम्परामेंट आपका हो, पर आपकी ज़िंदगी शानदार होगी। और जितनी ज़िंदगी आपकी है, जितनी सांसें आप कहते हैं लिखी हुई हैं, गारंटी से कह रहा हूँ कि 10 साल बढ़ जाएंगे। कुछ और लोग क्या आप कम कर देंगे अलग बात है, लेकिन अपने 10 साल बढ़ा लेंगे। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लेट गो करना है ज़िंदगी की चीज़ों को। 3-4 प्रसंग होते हैं। एक होता है कि आप किसी को बहुत चाहते हैं पर वो आपको नहीं चाहता। आपकी उम्र में ये सब तो खेल होता है, और क्या खेल होता है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, तो मैं उनको देख के समझता रहता हूँ। वो मुझसे छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप के सुन लेता हूँ। तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं। एक आध का तो एड्रेस भी पता है मुझे।
पर मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी जाना बना हो तो मैं ले चलूँगा, चिंता मत करना, बोल देना कि ड्राइवर साथ में आया है, टेंशन नहीं करना। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त हैं, मैं तो बात दोस्ती के भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था और वो मुझसे अच्छी चल रही है, उससे ज़्यादा उम्मीद मुझे करनी भी नहीं चाहिए। मैंने जो कुकृत्य 8वीं क्लास में किए थे उन्होंने 11वीं क्लास में किए, तो बहुत है। मैं ये क्यों मान के चलूँ कि वो देवी देवता पैदा होंगे? मेरे ही तो बच्चे हैं भाई। जीन तो मेरे ही है, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे? तो कहेगा कि मुझे स्टार्टअप करना, स्टार्टअप कर लो भाई। अगर वो कहेगा मुझे कुछ और नौकरी करनी है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो कर लो। मैं क्यों ठेकेदार बनूं उसका भाई? मैं क्यों ये चाहूं कि वो मेरे रास्ते पर चले, मुझसे बेहतर बने? ये सब बेकार की बातें हैं। और पेरेंट्स, आज तो बच्चों से बात कर रहा हूँ, जिस दिन पेरेंट्स से बात करता हूँ उनकी बहुत क्लास लगाता हूँ कि पेरेंट होना और बच्चे का दुश्मन होना कई बार बराबर हो जाता है। और यदि आप नहीं चाहते कि आप बच्चों के दुश्मन बने, बहुत सारे लोग मन ही मन में पेरेंट से नफरत करते हैं, माँ बाप से नफरत करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने पेरेंटहुड का धर्म ठीक से निभाया नहीं। उन्होंने इतनी इच्छाएं थोपी, इतने दबाव बनाए कि बच्चों को ज़िंदगी कई फैसले इस दबाव में करने पड़े कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, वो बन ही नहीं पाए जो वो थे। और दुनिया में सबसे बुरी स्थिति है वो न हो पाना जो आप हैं। अपनी सहजता से दूर होना, इससे बड़ी बुरी कोई स्थिति नहीं। साहित्य में इस पर खूब लिखा गया है। कामायनी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद की, उसमें मूल समस्या ही ये है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। आपका दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, कर कुछ हो रहे हैं आप। जिस व्यक्ति का दिमाग, दिल और हरकतें आपस में कनेक्टेड है, कंसिस्टेंट है, उससे ज़्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप खुश हैं या नहीं, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये है, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी हरकतें, आपके एक्ट्स अगर कंसिस्टेंट हैं, कोहेरेंट हैं, कनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। और यदि आप पूरी ज़िंदगी केवल निभाने में खर्च कर देते हैं तो ठीक है, दुनिया की निगाह में आप सफल होंगे, पर किस दिन खबर आ सकती है कि अच्छे आदमी थे, नहीं झेल पाए, नहीं झेल पाए। स्ट्रेस से होता है। डायबिटीज़ होने के बाद चीनी खाना मना है। चीनी खाने से आज तक किसी को डायबिटीज़ नहीं हुआ है। डायबिटीज़ केवल तनाव से होता है। तनाव पहले ही दुनिया में इतने सारे हैं, नौकरी के तनाव, कितने झंझट दुनिया में हैं, उसके ऊपर से अपने स्वभाव से दूर होने का तनाव, कितना बड़ा तनाव है, क्यों पालना चाहिए? तो मैं कुछ सूत्रों में आपको बात बताता हूँ। इस उम्र में आप कितना उसको फॉलो कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ तो फायदा होगा ही। आप घड़ी देखने इस समय टाइम ज़्यादा हो गया, अच्छा वैसे ही देख रहे थे? नहीं देखिए घड़ी आपकी, क्या दिक्कत है? तो पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, तेजाब तो नहीं ही उठाना है। ठीक, कई लोग इस मूड में रहते हैं, मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझे, मैं राजा हूं, मैं नवाब हूं, नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो, ये क्या बात है? सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनिए, डेमोक्रेटिक बनिए। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे। बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए। ये नहीं कि अच्छा तुम शीशा देखा है कभी, रुको रुको आईना मेरी जेब में लो, ऐसे नहीं करना है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला भाव जो गालिब को आया था वो भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको कभी प्रपोज करे, आप लोगों की उम्र है, सब चलता ही होगा आप लोगों के बीच में, मैं आपके टीचर से सामने बोल रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र में से होता होगा, सब जानते हैं तो होता ही होगा। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ रिजेक्ट थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं।
कि ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। कितने लोग हैं दुनिया में, और ये करना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और ये खूबसूरत मोड़ कैसे होगा? अगर कोई जाना चाह रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। एक, ना उसको अच्छे से बात करे ना खराब से बात करे, न्यूट्रल होके जाने दे। एक, उसको धमकी दे, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तू निकल के देख घर से, तेरे एड्रेस पता करवा लूंगा, मेरे साथ 50 दोस्त हैं, मेरे सारे आवारा हैं, सारे बेरोजगार हैं, सारे कुंठित लोग हैं, सारे गुंडे मवाली हैं, उनका धंधा यही है, तेरे पीछे छोड़ दूंगा सबको। एक ही तरीका है। और तीसरा ये कि ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे ठीक है, हो सकता है मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना, तेरी जिंदगी अच्छी हो। मैं भी ढूंढ ही लूंगा किसी न किसी को, थोड़ी हेल्प कर दियो, कहीं इंट्रो करवा दियो मेरी भी, लेकिन ठीक है तू भी जा। ये होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, ना बोरा जाना है कि तुम जाओ, मैं तो दीवाना, स्थायी दीवाना हूं तुम्हारा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। पहले के ज़माने में शायद प्रेम में तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोडी बनाई, जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तो बस आ जाना है। जब कोई तुमको सड़क पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहां से मोड़ ले, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे, बेरोजगार हो क्या? अरे ठीक, जा सिमरन जा, जी ले, और मैं भी जा रहा हूं जीने के लिए। ये दीवाना नहीं बनना है कि तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है यार, तुम ठेकेदार हो कि तेरा ठेका मेरे पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं। अजीब हाल है। अरे ठीक है भाई, उसकी जिंदगी है, जीने दो उसको, क्यों किसी की जिंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई हावी हो, आप क्यों किसी की जिंदगी में इतने हावी होंगे? और जब बहुत दर्द हो ना, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूं कई बार, और फिर मैं सोचता हूं कि काश यशोधरा जैसा व्यक्तित्व सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूं, मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में वो कहानी लिखी है, भूमिका में जिक्र किया। बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। उनकी कुंडली देख के ज्योतिषी ने बताया भी था। माता पिता बहुत परेशान थे, शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त ना हो। अच्छा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, लड़की से, यशोधरा से उसकी शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफी एग्जाम लिए बुद्ध जी के, वो सारे एग्जाम में पास हुए, तब जाकर शादी हुई, ऐसे नहीं हुई, शादी हुई। तो बुद्ध भी ठीक था, रमे रहे उस जीवन में। बेटा हुआ उनका राहुल। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि राजाओं के बच्चों का नाम राहुल ही होता है, तो उसका नाम राहुल था। अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 साल की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, एक बीमार को देखा, विरक्त हो गए और उनका मन हुआ घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब ज्ञान की खोज में जाएं, उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, राज्य भी है, कैसे छोड़ दूं? छोड़ना जरूरी है। अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है। बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते।
मैं अनुमान करता हूँ कि बुद्ध ने शायद अपने पिताजी से कहा हो कभी कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। तो पिता ने समझा बुझा के मना किया होगा कि बेटा शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। हो सकता है पत्नी से भी बात की हो, पत्नी ने भी कहा हो कि ये क्या बात हुई, हम सबका जीवन तुम पे टिका है, बच्चा अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, अभी तो चलना भी नहीं शुरू किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसका जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि ये बात हुई कि नहीं हुई। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वो आधी रात को पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैथिली शरणगुप्त यशोधरा के पर्सपेक्टिव से बुद्ध को देख रहे हैं। यशोधरा बहुत परेशान है, भाई पति चला गया है, बच्चे का पिता चला गया, मजाक थोड़ा है। राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया है। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं कि बुद्ध चले गए, इस बात से है कि बिना बताए चले गए, भरोसा नहीं किया। और वो अपनी सहेली से कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या मैं रास्ता रोकती उनका। उसके मन में ये मलाल है कि बिना बताए चले गए। वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पा रही है, परेशान है। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला 6 साल की तपस्या के बाद, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला, बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़ के भाग गए थे उनके बुरे वक्त में, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया सारनाथ में, जिसको धर्म चक्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी। शुद्धोदन ने बुद्ध के पास, अपने बेटे के पास कई लोगों को भेजा ये कहने के लिए कि भाई यहां भी तो आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता वो बुद्धं शरणं गच्छामि हो जाता, वापस ही नहीं आता। शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के दोस्त को ये कह के भेजा, भैया मैं जानता हूं तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पापा याद कर रहे थे। तो वो गया, उससे वायदा निभाया, हो तो गया, बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया, पर वायदा निभा दिया। तो बुद्ध ने कहा जरूर जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा जाऊंगा ही जाऊंगा। बुद्ध पहुंचे अपने कपिलवस्तु, जो अपना इलाका था वहां पहुंचे। पूरे कपिलवस्तु में, नेपाल सिद्धार्थनगर से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर में कपिलवस्तु है कि राजा का बेटा धर्मशाला में। बुद्ध ने कहा भाई मैं देखो राजा का बेटा बन के नहीं आया हूं, मैं बुद्ध बन के आया हूं। सुबह उठ के भिक्षा मांगने लग गए उस इलाके में, अपने ही पिता के राज्य में। पिता ने सिर पीट लिया कि भाई क्या कर रहा है, मिलने के लिए लेट गो नहीं कर पा रहे थे। उसके मन में दर्द था, छुप के क्यों गया, बता के जाता। बुद्ध ने पूछा पिता से कि यशोधरा कहाँ है, तो बोले कि वो कह रही है कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद ही मिलने आएंगे मुझसे, मैं क्यों जाऊंगी भाई, आत्मसम्मान भी तो कोई चीज है, मैं क्यों मिलने जाऊंगी। तो बुद्ध मिलने गए। अब सोचिए क्या सिचुएशन है, अभी आप तो पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि आप कहानी में खो चुके हैं पूरी तरह से, है ना। सोचिए एक कमरे में यशोधरा बैठी है, राहुल साथ में है। अब राहुल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 6-7 साल का है। बुद्ध गए हैं। अब आपके मन में है कि बुद्ध वहां जाके बोलेंगे सॉरी मैंने गलत किया, आई हर्ट यू, आई रियली फील सॉरी। बुद्ध है वो बुद्ध, वहां जाके क्या बोल रहे पता है, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। और यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी, उसने अपने बेटे का हाथ बाप के हाथ में दे दिया। लेट गो का इससे महान उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं है कि चलो आखिर तुमने आके झुक के कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी, अहंकार था, सब विगलित हो गया। और जो औरत परेशान थी कि मुझसे बिना बताए गया, उसने अपने बेटे को दे दिया।
कि इसको लेके जाओ, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम महान काम कर रहे हो और तुम महान काम कर रहे हो तो मैं क्यों बीच में होंगी भाई? मेरा पति महान काम कर रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं क्यों पीछे हटूं? बस मुझे भरोसे में लेके जाते तो और खुश होती। ऐसी दूसरी कहानी राधा जी की है। आपने राधा जी का बहुत जिक्र सुना होगा। देखो, मैं तो मतलब किस्सागो आदमी हूँ, खूब कहानी सुनाता रहता हूँ। जब आप बोलेंगे ऐसे इशारा कर देना, मैं समझ जाऊंगा, तुरंत चुप हो जाऊंगा, ठीक है। अब प्रेम गार्हस्थिक प्रेम का चरम रूप है कि पति पत्नी का प्रेम कितना शानदार हो सकता है। वो देखना हो तो राम सीता का प्रेम देखिए, विशेष रूप से तुलसीदास जी के यहाँ देखिए। और वैसे जो प्रेम होता है वो देखना हो तो राधा कृष्ण का प्रेम देखिए। हरिदास जी ने तो वो सुपर कॉन्फिडेंट था, बुलवाया कृष्ण। कृष्ण तो इसी काम के लिए आए जो समझ गए कि बुलावा आ गया है, अब इसे काम निपटाना है, चलते हैं। राधा और गोपियां कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी। सुपर इमोशनल विमेन, ऐसा मानते हैं कि वो महिलाएं, राधा तो छोटी थी, बाकी महिलाएं गोपियां उनसे काफी बड़ी उम्र की थी, इतनी इमोशनल थी कृष्ण को लेकर कि कृष्ण के बिना वो सोच नहीं सकती थी कैसे रहेंगे। पर वो जिस काम के लिए आए थे धरती पर, वो तो करना ही था। तो अक्रूर आए, अक्रूर ने बताया कि ऐसे ऐसे आया हूं, ले जाना है। तो कृष्ण और बलराम चले गए। इधर कृष्ण गए, उधर गोपियों का रो रो के हाल बुरा, राधा का हाल बुरा। ऐसी दीवानगी आजकल की फिल्मों में आप सोच नहीं सकते, ऐसी दीवानगी थी उस जमाने में उनकी। और जब आदमी का प्रेम हाथ से निकलता तो वो बेचारा कितना कमजोर हो जाता है। राधा जी की हालत सोचिए। सूरदास कह रहे हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रम जलु अंतरतन भीजे, ताला रस्न धुआवती सारी। कि वृष भानु की कुमारी, वृष भानु मतलब राधा के पिता, वृष भानु की बेटी राधा इतनी कमजोर हो गई है कि मैं क्यों जाऊं, बिना बताए क्यों चले गए, बता के जाते। तो राधा वेट करिए। राधा के मन में क्या आ रहा है, उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने ही कुछ गलती कर दी हो। जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है ना, बाकी लोग सोचते हैं कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। और राधा अपनी एक सहेली से बोल रही, गोपी से, मेरे मन इतनी सूल रही, एक दिवस मेरे गृह आए मैं ही मस्ती दही, देखी तिन्हें हौ मान कियो, सो हरि गुसा गही। पगला सी गई है, बोरा सी गई है। सहेली से क्या बोल रही है, हे सहेली, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती हुई है। उसने पूछा क्या गलती हुई है? कह रही कि एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान मेरे पास आए थे, मैं उस समय दही मथ रही थी। वो ग्वाला जीवन है ना वहां पर, तो वो गोपालक जीवन का काव्य है पूरा। अब वो मुझसे बात करने आए और मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मैंने मान किया। मान करना मतलब जिसको आपकी भाषा बोलते हैं भाव खाना। मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मुझे लगता वो नाराज हो गए, इसी नाराजगी से लौट नहीं रहे हैं। मेरे मन इतनी सूर रही, मेरे मन में कांटा चुभ रहा है। एक दिवस मेरे घर आए, अब समझ में आएगा, एक दिवस मेरे घर आए मैं ही मथती दही, देखी तिन्हें हाँ हाँ मतलब मैं मान कियो, मैंने अहंकार दिखाया, सो हरि गुस्सा गही, गुस्सा आ गया उनको इस बात से। सूरदास की राधा मुक्त नहीं हो पा रही, लेट गो नहीं कर पा रही, वो जी नहीं सकती कृष्ण के बिना। पर फिर देखिए 300 साल बाद क्या हुआ। 300 साल बाद कमाल हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और कवि हुए, उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मतलब प्रिय प्रवास पे चला गया है, कृष्ण चले गए हैं मथुरा, अब राधा कैसे जिएगी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका है। महिलाएं अभी तक स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा नहीं बनी है, पर अब वो समय आ रहा है कि बनने वाली है। और हरिऔध की राधा ने कमाल कर दिया है। गोपियां पूछती हैं कृष्ण नहीं आ रहे। अब ये वो बिंदु है जहां राधा यशोधरा बन जाती है, मैथिली संगीत की यशोधरा। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस एग्जाम्पल से वो ये कि हो सकता है कि जिससे आप नाराज हों वो किसी बड़े काम की खोज में हो।
वो किसी महानता के रास्ते पर हो। और यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी महानता के रास्ते पे है, तो उसके रास्ते को रोकना अपने क्षुद्र हितों के लिए बहुत छोटापन है। और ऐसे मामले में एक ही बात हमें सोचनी है कि वो जिस काम के लिए बना है उसे करने दो। अपने स्वार्थ के लिए किसी को बांध के रखना, किसी को लाश बना के रखना, इसका क्या मतलब है? जाने दो, ऐसा क्या है, कुछ तो बढ़िया होगा। एक स्थिति हम में से कई लोगों की आती है कि मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं पर छोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से एक बात पूछता हूं कि आप में से कितने बच्चे वैसा ही वैवाहिक जीवन चाहते हैं जो आपके माता पिता का है? मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जब जब मैंने पूछा है, मुश्किल से 1 या 2% ने हाथ खड़ा किया है। 97-98% लोग मानते हैं कि वैसा तो नहीं चाहिए, अपेक्षाएं छोड़ दीजिए। भाई तेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, एक घर में रहेंगे पर रोज युद्ध नहीं करेंगे, बीपी नहीं बढ़ाएंगे, शुगर नहीं बढ़ाएंगे, तनाव नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारा अपना स्पेस, मेरा अपना स्पेस। ठीक है, एक छत के नीचे हैं, काम चला लेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे, दुनिया के सामने अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाते रहेंगे स्माइल कर करके चेहरा, पर कम से कम बच्चे सफर ना करें, परिवार सफर ना करे, जी लेंगे, झेल लेंगे। दरअसल ज्यादा नहीं है। पूरी बात का सार ये है कि किसी की भी जिंदगी फ्लैट नहीं होती है, उसमें कर्व्स आते रहते हैं, ऊंच नीच सबकी जिंदगी में आती है। मैंने भी कम नहीं झेली है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसे नहीं खड़ा हूँ, कुछ तो झेला ही होगा, मैंने भी ठीक ठाक झेला है। जिस उम्र में आप मौज मस्ती करते हैं, मैंने उस उम्र में कैलकुलेटर बेचे हैं। मैं सेल्समैन रहा हूँ 17 की उम्र में, और मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ। बिजनेस फैमिली में तो नौकरी पेशा परिवार से था, कुछ समस्याएं थी तो सेल्समैन बन के घर घर में जाके बेचना पड़ता था। तौहीन भी होती थी, लोग धिक्कारते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे, वो सब झेला है। अपना खर्चा 17 की उम्र से खुद उठाया है, क्योंकि घर में दिक्कत थी। तो क्यों मांगू मैं घर से पैसे भाई, जब मुझे पता है कि मेरे घर में दिक्कत थी उस समय, क्यों मांगू? आपकी जिंदगी इस दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर है, कुछ एक लोगों से खराब है। केवल उन कुछ एक पे ध्यान मत दीजिए, उन करोड़ों पे भी ध्यान दीजिए जिनसे अच्छी आपकी जिंदगी है। इतनी कुव्वत आपके अंदर है। आप इस देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक, दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक, हंसराज कॉलेज में विद्यार्थी हैं। ये मजाक नहीं है, आप इस देश के इलीट हैं, इलीट। इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम बोलते ही कितने बंद दरवाजे खुल जाते हैं, आपको अंदाजा नहीं है, आगे जाकर समझ में आएगा। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आजकल का एक नया सच है, जो आप लोग बड़ा मुश्किल होता है वो जब झेलते होंगे। आपने एक फोटो अपलोड की, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, आप बार बार देख रहे हैं, घूम घूम लाइक किया नहीं किया, दोस्तों को फोन कर रहे हैं, लाइक कर, तू लाइक कर, तू भी लाइक कर, चल 5 लाइक करवाए, 8 लाइक करवाए, नहीं लाइक हो रहा। फिर आपने कुछ ऐसा बोला, किसी ने उसकी छोटी सी क्लिप काट के चला दी, और आप अचानक सबकी नजर, गालियां पड़ रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, लाखों लोग फतवे जारी कर रहे हैं आपके ऊपर। इतनी बेचैनी होती है इस दौर में। पहले के दौर में ये नहीं था, आपने कहीं कुछ बोला, खत्म हो गई बात। अब किसने रिकॉर्ड कर ली, सोशल मीडिया पे आ गई, खत्म ही नहीं हो रहा। राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे देश में है नहीं, और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे? आप कभी ना कभी कुछ ऐसा बोलेंगे, या तो गलत बोलेंगे या उसमें से कोई क्लिप कोई काटेगा, इतनी गालियां पड़ेंगी और पहली बार जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंग्जाइटी की दवाइयां खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त मौला किस्म का आदमी हूं, मैंने खाई। और जीवन में एक आध ऐसा दौर सबका आता है, आ जाना चाहिए। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी,
घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात पर ध्यान रखना, वो पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.25 साल खाई दवाई। कारण पता था, कारण ठीक हुआ, दवाई छूट गई। और मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे तनाव नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ, एंग्जाइटी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले झेल चुका था। रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो अपनी जिद पर अड़ तो सही।